नमस्कार वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की वीडियो का विषय है प्रदेश का बजट। बजट एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को मिला करके किसी भी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं या मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो बजट से रहते ही रहते हैं, वो चाहे कहीं का भी एग्जाम हो। अगर बात करें दोनों बजट की, केंद्रीय बजट और यूनियन स्टेट का बजट और यूनियन बजट, तो दोनों को मिला करके क्वेश्चंस की जो संख्या है वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ बजट इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट ही पूरे साल भर के लिए तय करता है कि किस चीज़ के लिए कितना पैसा एलोकेट होगा, वो चाहे एजुकेशन है, वो चाहे हेल्थ है या और भी चीज़ें हैं। जितनी भी हमारी दैनिक आवश्यकताएं या टैक्सेशन है कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगा हुआ है या लोगों की इनकम पर कितना पैसा लगा हुआ है, तो बजट परीक्षा के साथ साथ हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम प्रदेश के बजट यानी उत्तराखंड बजट 2025-26 पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बजट, हम सब जानते हैं कि बजट सरकार का एक व्यापक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसमें उनकी पूंजी यानी कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, व्यय, राजस्व और जो भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, उन स्कीम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ें इस बजट में इंक्लूड होती हैं। यानी सरकार कितना व्यय करेगी, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू से कितना पैसा आएगा, स्कीम्स स्कीम्स में सरकार कितना पैसा देगी, कौन सी स्कीम को कितना पैसा देगी, ये सारी चीज़ों का जो कलेक्टिव एक तरीके का रूप है उसको हम बजट बोलते हैं। बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में बजट जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। यानी संविधान के अनुच्छेद 112 में एक शब्दावली है जिसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। इस शब्दावली को ही हम आम भाषा में बजट कहते हैं। अब आप बात करते हैं राज्य बजट की, तो राज्य बजट संविधान के अनुच्छेद 202 में जैसे केंद्रीय बजट होता है उसी तरह हर स्टेट का अपना राज्य बजट होता है। केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करते हैं, इसी तरह राज्य का जो बजट होता है वो हर राज्य के राज्य वित्त मंत्री पेश करते हैं। बात करें राज्य बजट की, तो राज्य बजट संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य विधानसभा के पटल पर उस वर्ष के लिए जो भी प्राकलित प्राप्तियां हैं और व्यय का जो भी डिटेल्स हैं, विवरण हैं, उसको रखवाता है। यानी जो बजट है वो उसको गवर्नर रखवाता है और गवर्नर की ओर से उसको स्टेट के वित्त मंत्री, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति बजट को रखवाता है और राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री उस बजट को संसद में पेश करते हैं, इसी तरीके से राज्य विधानसभा में भी राज्यपाल की ओर से राज्य वित्त मंत्री बजट को पेश करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से 2025-26 का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो, जो कि पूर्व मंत्री हो गए एक तरीके से प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा पेश किया गया। अब बात थोड़े से इतिहास में जाते हैं। उत्तराखंड का पहला बजट पेश किया गया था 3 मई 2001 को। उस समय के जो वित्त मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। अंतरिम सरकार का जो बजट था 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा पेश किया था। उसके बाद फिर निर्वाचित सरकार बनी। निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2002-3 में एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के द्वारा पेश किया था। अब चलते हैं हम 2025-26 के बजट में। तो सबसे पहले बजट के साइज की बात करते हैं कि कितने पैसे का, कितने रुपयों का ये बजट है, क्या आकार है इस बजट का। तो वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड के बजट का आकार है 1,01,175.33 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट का जो आकार है वो 1 लाख करोड़ को पार हुआ है। बात करें पिछले बजट 2024-25 से इसकी तुलना करें तो 2025-24 की तुलना में ये 13.8% अधिक है इस बार के बजट का आकार। अब बजट में दो चीजें होती है, एक होता है एक्सपेंडिचर यानी व्यय, दूसरा होता है जो रिसिप्ट होती है, प्राप्तियां हैं, यानी पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ से जाएगा। जो जाना होता है उसको व्यय बोलते हैं यानी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो व्यय में भी पहला होता है राजस्व व्यय है यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस बार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व 2025-26 के बजट का राजस्व जो व्यय है वो है 59,954.65 करोड़। राजस्व व्यय को समझना जरूरी है। राजस्व व्यय क्या होता है? ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार के दैनिक कामकाज और सेवाओं के संचालन के जरूरी होते हैं। जैसे सरकार के साथ जो भी कर्मचारी काम करते हैं, वो चाहे स्टेट के ऑफिसर्स हैं, उनका वेतन, या सेंट्रल की ओर से जो आईएएस या आईपीएस, आईएफएस जितने ऑफिसर्स स्टेट में काम करते हैं उन सब का वेतन,
ये जो पेंशन देती है सरकार, वो चाहे बुजुर्गों को पेंशन हो, माताओं को पेंशन हो, या अलग अलग जो भी पेंशन होती है, ब्याज का पैसा, सब्सिडी का पैसा, या और भी जो स्टेट का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, प्रशासनिक खर्चा होता है, ये जो सारा पैसा है ये होता है राजस्व व्यय। मतलब एक ऐसा व्यय जो सिर्फ जाता है, इससे आता कुछ नहीं है। दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो इस बार के जो पूंजीगत व्यय व्यय में बात करें तो 41,220.68 करोड़ का पूंजीगत व्यय होगा। पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जो परिसंपत्तियों का, यानी एक तरीके से सरकार के लिए संपत्तियों का निर्माण करते हैं या देनदारियों को कम करती है। सरकार पर जो पैसा होता है उसको कम करती है। इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत पूंजीगत जो व्यय होता है, इसमें होता है जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जैसे रोड बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, नहरें बनाना, इतनी सारी चीजें इसमें आती हैं। ये होता है सरकार का इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। ये इससे क्या हो रहा है, जैसे सड़क बनेगी तो सड़क पर लोग चलेंगे, या कोई बांध बनेगा तो बांध से एक टाइम बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो उससे भी रेवेन्यू आएगा। तो ये सरकार का एक तरीके का, इससे बाद में सरकार को रेवेन्यू मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो राजस्व और पूंजीगत दोनों तरीके के व्यय का जो टोटल है वो है 1,01,175.33 करोड़। हमारे पास जो पूंजीगत व्यय था वो 41,220.68 करोड़ था, और राजस्व जो व्यय था वो तो 59,954.65 करोड़। जब दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो जो कुल व्यय है, सरकार ने जो वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यय जो रखा है वो 1,01,175.33 करोड़ है। अब इसके बाद आता है राजस्व की प्राप्तियां। अब व्यय के अलावा प्राप्तियां भी होती हैं, मतलब रेवेन्यू सिर्फ अगर आप खर्च कर रहे हैं तो खर्च करने के लिए कहीं से पैसा आएगा, वो सारी प्राप्तियां हैं। तो उसमें पहला है राजस्व प्राप्ति। तो इस बार के जो बजट में राजस्व प्राप्तियां हैं वो है 62,540.54 करोड़ की। अब राजस्व दो तरीके से आता है, दो स्रोतों से आता है। एक होता है टैक्स से, यानी टैक्सेशन से, और दूसरा होता है नॉन टैक्स, यानी करेत्तर राजस्व जो होता है। तो कर राजस्व से जो पैसा आएगा इस बार वो 39,917.74 करोड़, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। और कर से इतर का जो टारगेट है वो 22,622.80 करोड़ रुपए कर से इतर राजस्व प्राप्त होने का लक्ष्य है। तो ये था राजस्व की प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ जैसे पूंजीगत प्राप्तियां थी, पूंजीगत व्यय था, वैसे पूंजीगत प्राप्तियां भी है। पूंजीगत प्राप्तियां का जो सरकार का लक्ष्य है वो 38,494.21 करोड़ का है। और दोनों का अगर मिला दें तो कुल प्राप्तियां 1,01,034.75 करोड़। अब चूंकि सरकार ने बहुत सारा लोन भी ले रखा होता है, तो उस लोन में इंटरेस्ट देना पड़ता है सरकार को, तो ब्याज अदायगी के लिए सरकार ने 6,990.14 करोड़ के बजट का एलोकेशन किया है, और ऋण की अदायगी के लिए 26,005.66 करोड़ का बजट दिया है। आप इसमें समझ सकते हैं बजट की जो भी अभी मैं बताया हूँ, कुल बजट का आकार कितना है, राजस्व व्यय कितना है, कुल प्राप्तियां कितनी है, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। अब आगे चलते इस बार के बजट में और क्या खास बातें थी। तो बजट भाषण पेश करते समय वित्त मंत्री ने बजट को कुछ शब्दावलियां दी हैं, जैसे वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को अंग्रेजी के 4 अक्षरों से डिफाइन किया है। ये 4 अक्षर कौन से हैं? ये 4 अक्षर है NAMO, यानी नमो। N का मतलब है नवाचार, ए से तात्पर्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड, M से है महान विरासत, और O का मतलब ओजस्वी मानव संसाधन। आइए एक एक करके समझते हैं इनको। पहला है नवाचार, इनोवेशन। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार सरकार टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध विकास, नई प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन कर नवाचार को नया आयाम दे रही है। ये सारी चीजें सरकार ने बताई, और नवाचार की दिशा में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसके कुछ उदाहरण दिए, जैसे पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण चल रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं, मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल खोले जा रहे हैं, और ऊर्जा दक्ष पंप, और इस तरीके साइंस सिटी, साइंस सेंटर, और भी बहुत सारी चीजें जो सरकार ये मान रही कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है इनके माध्यम से, यानी नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, नई चीजों का सृजन किया जा रहा है। तो नमो में एन से हो गया नवाचार। दूसरा है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। वित्त मंत्री के अनुसार सप्तऋषि के रूप में 7 बिंदुओं पर विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड कैसे बनेगा, इसके लिए सप्तऋषि के अंतर्गत 7 बिंदु है। पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है ऊर्जा, तीसरा है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, 5वां है संयोजकता, और 6ठा है पर्यटन, और 7वां है आयुष।
ये 7 बिंदु समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। इसके साथ-साथ ही सरकार श्री अन्न के लिए, जैसे कृषि के अंतर्गत हम बात करें तो श्री अन्न यानी जो मिलेट्स हैं, उसके लिए सरकार ने स्टेट मिलेट मिशन चलाया है। हाउस ऑफ हिमालय नाम के एक ब्रांड बनवाया है। इसके माध्यम से मंडुआ का उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एप्पल और कीवी मिशन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, या बद्री गाय का घी है, एरोमेटिक सेक्टर ये सेंटर खोले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हिस्से हैं। ये नमो बजट के साथ सप्तऋषि के जो 7 बिंदु हैं वो इस चार्ट में हम देख सकते हैं। कृषि, ऊर्जा, उद्योग, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। नमो में तीसरा पॉइंट है एम मतलब महान विरासत। इस महान विरासत की जो लाइन है वो है विकास पे, सरकार विकास भी और विरासत भी के विजन पर चल रही है। यानी आप विकास भी करो, साथ साथ में अपनी विरासत को संजो करके रखो। इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं? महान विरासत के अंतर्गत शीतकालीन यात्रा को प्रमोट किया जा रहा है। आप सब जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने हर्षिल के मुखबा गांव में माँ गंगा की आरती के साथ शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तराखंड आए थे। इससे पहले सरकार ने ऑलरेडी शीतकालीन जो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा को वो ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तो शीतकालीन यात्रा ये हमारी एक विरासत का हिस्सा है। इसके अलावा आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन हेतु रास्ते सुगम बनाए जाए, इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास, इसके अलावा शारदा रिवर फ्रंट, और अभी प्रधानमंत्री जी ने घाम तापों का मंत्र भी दिया है। और इसी घाम तापों को देखते हुए देवप्रयाग के आसपास भी मरीन ड्राइव विकसित किया जा रहा है। योगा के लिए योग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी विरासत का हिस्सा है। तो ये महान विरासत के पॉइंट नंबर 3 का हिस्सा है। इसी नमो में चौथा पॉइंट है ओ यानी ओजस्वी संसाधन। पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन और विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए हैं। यानी न्यूट्रिशन से लेकर के शिक्षण, ट्रेनिंग, उद्यम हो गया, रोजगार हो गया, इसके अलावा व्यापार हो गया, विपणन हो गया। इस तरीके की हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं आप इस चार्ट में समझ सकते हैं। उद्यमिता को प्रोत्साहन किया जा रहा है। स्टार्टअप प्रोत्साहन सरकार ने स्टार्टअप नीति लाई है। इसके अलावा फिर ये भी मानती है सरकार के ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्तियां हो रही है और छात्रवृत्तियां दी जा रही, खेल कूद सुविधाओं का विकास हो रहा है। और हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल भी हुए, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही सरकार के लिए। फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। फिर कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ये ओजस्वी मानव संसाधन का हिस्सा है। इसी नमो को शब्दावली के अंतर्गत एक दूसरी शब्दावली सरकार ने इस बजट में दी, उसका नाम है ज्ञान, यानी GAYN ज्ञान। ज्ञान के जो बिंदु है, जी का मतलब गरीब कल्याण, जी से तात्पर्य गरीब कल्याण। दूसरा है वाई मतलब युवा, और ए से तात्पर्य अन्नदाता, और एन का मतलब है नारी। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है जी, जी मतलब गरीब कल्याण। गरीब कल्याण के लिए सरकार क्या क्या कोशिश कर रही है? तो आवास विकास के अंतर्गत, आवास विभाग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 15,960 आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गतिमान है, ऐसा सरकार का मानना है। PM जन मन के अंतर्गत 1344 आवासों को पूर्ण किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ये सारी योजनाएं गरीब कल्याण का हिस्सा है। आगे चलिए, गरीब कल्याण के लिए किस चीज को कितना बजट दिया गया? जैसे सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़ का, और विभिन्न बहुत सारी योजनाओं की सब्सिडी के लिए 918 करोड़ का, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़ का, शहरी जो आवास योजना है उसके लिए 54.12 करोड़ रुपए का बजट दिया है। और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं इसमें, राज्य खाद्यान्न योजना के लिए, पर्यावरण मित्र योजना के लिए, अंत्योदय राशन कार्ड के लिए 34.36 करोड़। ये सारा जो बजट एलोकेशन है ये पार्ट है ज्ञान के पहला पॉइंट जी के, यानी गरीब कल्याण। इसी में वाई है युवा, युवाओं को सशक्त बनाना। अब इस दिशा में सरकार ने क्या क्या किया है? जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने 178.83 करोड़ रुपए के बजट का एलोकेशन किया है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 59.41 करोड़, और शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति, अंतरिक्ष उपयोग हेतु सहायता, या विद्या समीक्षा केंद्र, विज्ञान केंद्र, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें। सबका बजट किसका कितना बजट? साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों के लिए 26.64 करोड़ है।
और आप इसमें और भी नीचे देख सकते हैं, जैसे खेल महाकुंभ का आयोजन उसके लिए 15 करोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम के लिए 10 करोड़। बहुत सारी अलग अलग जो स्कीम्स है जिससे युवाओं को रोजगार परक बनाया जाए, उनको स्किलफुल बनाया जाए, इस दिशा में सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं और ये सारी चीजें उसमें हैं। अगला है अन्नदाता ज्ञान का तीसरा पॉइंट GAY। अब अन्नदाता के लिए क्या क्या किया गया, जैसे ट्राउट प्रोत्साहन योजना है तो 146 करोड़ रुपए देती है। ट्राउट फिश आप जानते हैं पहाड़ों में होने वाली उत्पादित की जाने वाली एक बहुत मछली का प्रकार है जो कि अत्यंत पौष्टिक मछली होती है। सरकार ने अभी सरकार उसके प्रोडक्शन पर काफी ध्यान दे रही है। तो ट्राउट जो प्रोत्साहन योजना है उसके लिए 146 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा किसान पेंशन योजना के लिए 42.18 करोड़ और मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़ और अलग अलग योजना आप देख सकते हैं इसमें साइलेंज हेतु समग्र रूप से मिलेट मिशन के लिए या नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 3.22 करोड़। आगे चले तो GAY के बाद आता है N यानी ज्ञान। ज्ञान में N है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के लिए क्या क्या चल रहा है, पहला है नंदा गौरा योजना के लिए सरकार ने 157 करोड़ 84 लाख रुपए दिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 21 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना या और भी बहुत सारी आप सब देख सकते हैं एक एक करके योजनाओं को और इसका बजट एलोकेशन आप इस चार्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं अब तो बजट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष 2025-26 के बजट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता यही है कि उत्तराखंड में प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आय का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो अवस्थापना निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए पूंजीगत परिव्यय में 14,763.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा बजट दिया गया है 2025-26 के बजट में, जो है 14,763.13 करोड़। इसके बाद अलावा एक और विशेषता है कि ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग के ट्राउट प्रोत्साहन के 146 करोड़ है, ये भी इस बार भी नया है। और क्या क्या इसकी नई नई विशेषताएं, जैसे प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना जैसे शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़, ये नया है इस बार 2025-26 के बजट में। जैसे फेडरेशन की रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। समान नागरिक संहिता जो अभी हाल इसी वर्ष में देश का आजाद भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड, जिसने जो है कानून बना करके समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू किया, तो ये उसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए के बजट का एलोकेशन किया है। इसके अलावा और क्या क्या इस बार के बजट में नया, जैसे भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपए दिए, पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं की बिजली के भुगतान के लिए 490 करोड़ रुपए दिए। तो इसमें बहुत सारे 12, 15, 16 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस बार के बजट में कुछ नया क्या किया करने का प्रयास किया गया है। ये बजट की विशेषताओं के हिस्से हो गए। आगे हम देखते हैं कि निधि का प्रवाह, यानी पूरा जितना भी पैसा है जो सरकार के पास आता है, ये सरकार जितना खर्च करती है, आने वाले पैसे को भी अगर 1 रुपए माना जाए और जाने वाले पैसे को भी 1 रुपए माना जाए, तो सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में जाता है, किसका कितना शेयर है सरकार के खर्चे में या सरकार के प्राप्तियों में, वो उस 1 रुपए के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये सामने एक पाई चार्ट बना हुआ है। तो सरकार का जो सबसे पहले रुपया आता कहाँ से है, इसमें आप देखेंगे जो ब्लू कलर का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ इस पाई चार्ट का 29.38%, ये स्वयं का कर राजस्व, यानी सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा स्वयं के कर राजस्व से आता है। उसके बाद देखेंगे 22.30% केंद्रीय सरकार की सहायता से जो अनुदान मिलता है। अब इसमें देखेंगे रेड वाला जो हिस्सा है पाई चार्ट का 20.30%, यानी पूरे पैसे का 22.30% हिस्सा ऐसा है जो सरकार को केंद्रीय सहायता से अनुदान के रूप में मिलता है। और तीसरे नंबर पर केंद्रीय करों से राज्य का जो अंश है, यानी केंद्र में जैसे टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसे GST का पैसा वो यूनियन के पास जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, फिर उसमें जो स्टेट का हिस्सा है उसको डिवाइड करके सरकार को जो भी परसेंटेज बनता है, वो वित्त जो फाइनेंस कमीशन है वो बताता है कि जो भी टैक्सेशन है उसमें कितना प्रतिशत स्टेट का रहता है, तो स्टेट का अंश होता है। तो उस स्टेट के अंश से तीसरे नंबर पर है वो यहाँ पर कर राजस्व या कर की प्राप्तियों के रूप में सरकार के पास
19.46%। बाकी आप देख सकते हैं कर राजस्व से 5.38%, लोक लेखा से 0.24%। ये सारा इसमें इस पाई चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अब ये रुपया जाता कहाँ है, मतलब जो पैसा सरकार व्यय कर रही है, एक्सपेंडिचर में जो पैसा जा रहा है वो कितना हिस्सा किस में जा रहा है उसको हम समझ सकते हैं इस पाई चार्ट से। वैसे तो सबसे ज़्यादा अन्य खर्चों में 28.97%, लेकिन उस दूसरे तरीके से देखिए तो वेतन भत्ते पेंशन मजदूरी इन सब में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 23.98%। ये रेड कलर वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद पेंशन अनुतोषित में 12.13% पैसा, ये वाला हिस्सा। उसके बाद बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य जो भी सरकार बनाती है, जैसे कोई सिंचाई परियोजना बनाना या डैम बनाना या और भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना, उसमें 10.94% खर्चा होता है सरकार का। तो ये था पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। आगे देखेंगे जो FRBM एक्ट है, जिसको राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम बोलते हैं, 2003 का ये अधिनियम है। उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए कि सरकार का जो राजस्व आधिक्य है, जैसे सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, इसमें आप देखेंगे हाँ 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 लिखा हुआ तीनों में, यानी सरकार के पास राजस्व का आधिक्य है। और जो राजस्व घाटा है वो भी FRBM अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग है, जो कि GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3% की सीमा के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य रहे। और लोक ऋण भी जो सरकार ने कर्जा लिया है वो कर्जा भी GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 32.5% की सीमा के अंदर है। तो ये FRBM के जो एक्ट है उसी के दायरे में है। 2012 में इस एक्ट को संशोधित भी किया गया था, तब 0% जो राजस्व घाटा की जरूरत थी उसको हटा दिया था। आगे देखते हैं विभिन्न सेवाओं में व्यय का जो प्रावधान है, यानी बहुत सारी जैसे आर्थिक सेवाएं होती है सरकार की, सामाजिक सेवाएं होती है और कुछ स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाता है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं किसको कितना ज्यादा पैसा जाता है। सरकार ने 2025-26 के जो बजट हैं उसमें किसके लिए कितना हिस्सा दिया है। तो जो नीचे वाला है रेड कलर वाला जिसको सामाजिक सेवाएं बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा है 27,719.32 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं। उसके बाद ये ब्लू कलर वाला है जो सामान्य सेवाएं, जिसके लिए 26,275.88 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा जो ग्रीन कलर वाला है आर्थिक सेवाओं के लिए 16,754.51 करोड़ रुपए 2025-26 के बजट में एलोकेट किए गए। आगे फिर प्रमुख विभागों का आवंटन है। ये जो चार्ट बना हुआ, जो आलेख बना हुआ, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो है वो है पेंशन। इन्हें सबसे ज्यादा पैसा पेंशन में देती है सरकार, 9,917.40 करोड़ रुपए विभागों के हिसाब से देखें तो। दूसरे नंबर पर सरकार ब्याज में देती है, तीसरे नंबर पुलिस और जेल में खर्चा होता है। इसी तरीके से आर्थिक सेवाओं में देखें तो ग्राम्य विकास को सबसे ज्यादा 3,865.6 करोड़, दूसरे नंबर पर कृषि एवं उद्यान है, तीसरे नंबर पर सिंचाई एवं बाढ़ है, जिनमें दोनों को क्रमशः 2,032.93 करोड़ और दूसरे को 1,950.68 करोड़ रुपए। बाकी अब नीचे की तरफ जाएं तो वानिकी, डेयरी, खाद्य, पर्यटन, परिवहन, उद्योग, ये सारा सीक्वेंस बना और किसमें कितना पैसा दिया है सरकार ने, ये वाली आर्थिक सेवाएं थी। इसके बाद सामाजिक सेवाएं, सामाजिक अगर पूरे ओवरऑल देखें तो अभी जो ऊपर वाला पाई चार्ट समझा, तो ओवरऑल में देखें तो सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा भी सामाजिक सेवाओं में दिया है। अब सामाजिक सेवाएं में बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे शिक्षा एवं खेलकूद, कला एवं संस्कृति को सबसे ज्यादा 12,465.60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार शिक्षा को, खेलकूद, इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा चिकित्सा और लोक वित्त के लिए सेवाओं में देखें तो 4,747.54 करोड़ दिए और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को 3,653.78 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद फिर प्रमुख वित्तीय संकेतक हैं, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की आर्थिक विकास यात्रा आप देख सकते हैं। इसमें लगभग जो स्टेट की जो GDP है उसमें लगभग लगातार अगर एक साल 19 और 20 के बीच का देखें तो यहाँ पर कम हुई है। जैसे यहाँ पर 23 92 62.88 है और यहाँ 22 56 16.76 है। उसके बाद अब लगातार देखें तो स्टेट की जो GDP है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2024-25 और 2025-26 अभी जो बजट आया उसमें सरकार की जो प्रोजेक्टेड है कि कितने की अपनी GDP होने वाली पूरी GDP का आकार कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 42,93,07.53 करोड़ रुपए की, यानी 4,29,307.53 करोड़ रुपए सरकार ने प्रोजेक्ट की है 2025-26 के लिए। और इस साल की तो
आप देख ही रहे हैं कितनी है, 3,78,244.52 करोड़ रुपए। आगे फिर राज्य की जो अर्थव्यवस्था है और उसको आप देख सकते हैं 2024-25 में कितनी है, 3,78,000 करोड़ रुपए थी। 23-24 में ये 3,32,000 करोड़ रुपए थी, यानी वृद्धि हुई है। सरकार की जो जीडीपी, आप पूरा चार्ट बना हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय होती है पर कैपिटा इनकम। आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय की जो पर कैपिटा इनकम है और स्टेट की पर कैपिटा इनकम है, आप देखेंगे 23-24 में भी और 24-25 में भी नेशनल पर कैपिटा इनकम से स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। और ग्रोथ भी देखें तो नेशनल जो राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें 11.33% की बढ़ोतरी हुई है 23-24 की तुलना में 24-25 में, जबकि राष्ट्रीय में केवल 8.7% की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद तुलना करी है पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से और देश के साथ जो स्टेट की पर कैपिटा इनकम है उसकी तुलना करी हुई आप देख सकते हैं यहाँ 24-25 का 2024 और 25 का जो क्या बोलते हैं साल है उसमें पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का उत्तराखंड है, इसके सबसे ज़्यादा ही है। तो ये कंपैरिजन करा हुआ स्टेट के साथ और क्या बोलते हैं केंद्र के साथ। जैसे अभी देखेंगे 24-25 में तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,74,064 रुपए हैं, जबकि राष्ट्र की 2,01,62 रुपए हैं। तो प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है और केंद्र से ज़्यादा है। अब है राज्य की अर्थव्यवस्था में किस हिस्से का सबसे ज़्यादा योगदान है, किस हिस्से का कितना है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा हिस्सा है टर्शरी सेक्टर का, तृतीयक क्षेत्र का कितना 46.7। इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र का 43.46% का हिस्सा है। प्राइमरी सेक्टर का 9.83% का जो हिस्सा है राज्य की अर्थव्यवस्था में। तो ये था बजट से संबंधित बहुत सारी बातें, हमने एक एक करके समझने की कोशिश करी कि बजट क्या है और लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। बजट की विशेषताओं से लेकर के नमो बजट, ज्ञान बजट और भी हर स्कीम को कितना एलोकेट करा है इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।